नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग हर बार की तरह सर अबू दुबे सर से बात करेंगे। सर, कुछ और पॉलिटिकल घटनाओं पे आने से पहले मैं जरा सुप्रीम कोर्ट की दो जो फैसले हुए हैं, एक उसमें एसआईआर है बिहार में और एक जो वक्फ बोर्ड का बिल है, उस पर दो फैसले हुए हैं, उस पर जरा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि इस दोनों फैसलों से कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग को वो है कि ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। मैं सर जैसे देख रहा हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि जिस टाइप की सत्ता है या जिस टाइप का के लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बहुत ही रेडिकल फैसला देंगे तो वो शायद कुछ और एक रेडिकल बिल लेकर के आएंगे। उसका उदाहरण मेरे पास है, वो है जब जब एनसीटी दिल्ली का एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, दिल्ली के असली मालिक वहां की जनता की चुनी हुई सरकार है और जो जनता जिसको मैंडेट दे रही है उसके ही फैसले माने जाने चाहिए। तो उसके खिलाफ एक बिल लाया गया कि नहीं, अब सारी सारी पावर जो है वो उपराज्यपाल के पास है। उसी तरीके से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि अगर किसी एक, जैसे कुछ लोग लगता है पूरा एसआईआर खारिज होना चाहिए या पूरा वक्फ बोर्ड का बिल खारिज होना चाहिए, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है कि बजाय पूरा बिल खारिज करने के जो उसके बदमाशी वाले क्लॉज हैं उसको अगर आप पंचर कर दे रहे हैं तो वो विषहीन हो जा रहा है। उसका कोई मतलब नहीं कि ऑलरेडी वो क्लॉज चाहे वक्फ बोर्ड के हो वो पहले से हैं। अगर आप एसआईआर में आधार कह दे रहे हैं कि आपको आधार मानना पड़ेगा तो उसका सारा सारा जो आपका नैरेटिव था वो पंचर हो जा रहा है। आप सर कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप निराश हैं या सुप्रीम कोर्ट को आपको लगता है कि उन्होंने एक रास्ता दे दिया है कि नहीं, अभी आप बचे रहिए इससे? ज्ञानेश जी, आपने जो आकलन किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा सत्ताधारी हैं उनके मिजाज को देखते हुए उसने ये एक युक्ति अपनाई है कि हम बजाय इसके कि इनको पूरी तरीके से खारिज कर दें, हम एक संशोधनकारी रवैया अपनाएं और उसके जरिए हम उन मकसदों को प्राप्त करने की कोशिश करें जो दरअसल कानून और इंसाफ के मुताबिक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आपका आकलन है मुख्य तौर पर। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं रेखांकित कर रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सोचता है तो फिर उसके सुप्रीम कोर्ट होने से कोई फायदा नहीं है। वो सुप्रीम इसीलिए है कि वो इन बातों की परवाह किए बिना अपना विश्लेषण करे, अपनी कसौटियों पर किसी भी मामले को परखे और उसके बाद फैसला दे, और इस बात की कोई चिंता न करे कि उसके फैसलों को सरकार संसदीय शक्ति के जरिए पलट देगी। मेरा मानना यह है कि ये जो एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुन रहा है, अभी तक केवल एक ही चीज निकल कर आई है उसमें ठोस रूप से कि उसमें आधार को शामिल कर लिया जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट 2 या 3 बार ये कह चुका है कि अगर एसआईआर में कोई गड़बड़ी पाई गई तो हम इसको पूरी तरीके से खारिज कर देंगे। लेकिन जो बातें हम लोगों की समझ में सामान्य ज्ञान के तहत आती हैं कि एसआईआर में क्या क्या गड़बड़ियां हैं और चुनाव आयोग क्या क्या गड़बड़ियां कर रहा है, दूसरे पूर्व चुनाव आयुक्तों की समझ में आती हैं। वो हम लोगों की समझ में आती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट अपनी गति से बहुत धीरे धीरे, बहुत ही मंथर ढंग से इसके ऊपर विचार कर रहा है। जब तक उसका कोई फैसला भी आएगा तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकेगी। चुनाव आयोग तो बिल्कुल तय कर ही चुका है कि हम इसको अब सारे देश में लागू करेंगे। उन्होंने जो बैठक की थी उसमें बिहार के चुनाव आयुक्त ने एक पीपीटी, एक प्रेजेंटेशन करके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया कि हमने ये किया है, और ये कहा गया कि भाई इसी तरीके से सारे देश के अंदर होगी। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना चाहिए कि वो किसी के दबाव में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये भी दिखाना चाहिए कि वो मौजूदा सत्ताधारियों के मानसिक दबाव में भी नहीं है। उनकी तरफ से डाले गए जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो उसमें भी पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, वक्फ वाला जहां तक सवाल है, वक्फ वाले सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाना चाहिए था कि वो किसी तरीके से उनके दबाव में नहीं है। उसको तो कहना चाहिए कि भाई हमने अपनी तरफ से इंसाफ किया, ये बाद में संसद का काम है, सांसदों का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो हमारे किए हुए इंसाफ को मानते हैं नहीं मानते हैं, या वो इंसाफ की कोई नई परिभाषा बनाना चाहते हैं, किसी इंसाफ को एक नया चेहरा, एक नया मुखौटा देना चाहते हैं। ये चुनी हुई विधायिका का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट को इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अब जैसे आप वक्फ के ऊपर लीजिए, वक्फ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे अरसे तक इंतजार करने के बाद में एक अंतरिम आदेश दिया। उसकी तुलना अगर आप वन तारा पे दिए गए आदेश से करें तो आप पाएंगे कि वन तारा में कितनी फुर्ती के साथ आदेश आया, बिल्कुल उसमें समय नहीं लगा। लेकिन एसआईआर और वक्फ जैसी
समस्याओं जिनके साथ करोड़ों करोड़ों लोगों के हित जुड़े हुए हैं, एसआईआर के साथ तो भारत की पूरी चुनाव प्रणाली और भारत के करोड़ों मतदाताओं के हित जुड़े हुए हैं, पूरे लोकतंत्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने का तरीका ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आलस्य में भर के कोई काम कर रहा हो, जब चाहता है तो बीच में झपकी ले लेता है, जब चाहता है तो अचानक कुछ सुनने लगता है। वो पूरा मामला इस तरह समझ में नहीं आ रही बात कि भाई है क्या। अब देखिए, आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका महत्व खुद सरकार ने स्थापित किया है, जिसका महत्व स्वयं चुनाव आयोग स्थापित कर चुका है। उसको उन 11 दस्तावेजों की सूची का अंग बना देने में सुप्रीम कोर्ट को कितना समय लगा, जबकि पहले दिन से ही वो मान रहा था कि आधार कार्ड को बनाना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि वो एक ठोस और एक बाध्यकारी आदेश पारित करता, वो इधर उधर की बातें करते रहता, कभी सुझाव के रूप में दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। और इससे चुनाव आयोग जो सरकार का पूरी तरीके से प्यादा बना हुआ है, उसको लगातार शरारत करने की गुंजाइश मिलती जा रही थी। अब जाके चुनाव आयोग ने उस बात को माना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बाध्यकारी आदेश जारी किया। अब आप इधर आइए, वक्फ में जिन जिन बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो सारी रोक भी कुछ इस तरह की है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो अंतिम आदेश में वो रोक कायम रहे, क्योंकि हर चीज के साथ किंतु परंतु जुड़ा हुआ है। कहीं भी अभी भले ही दोनों पक्ष खुश हो रहे हो, वो कह रहे हो भाई खारिज नहीं किया पूरे वक्फ विधेयक को, और वो कह रहे दूसरा पक्ष कह रहा हो कि नहीं हमारी बात मान ली गई है, तो हमारी बात ही सही निकली। मुख्य तौर पर इससे कम से कम मैं जो आलोचना पेश कर रहा हूं इसके साथ एक सकारात्मक पहलू भी निकल कर आया है, उसको भी गौर कर लेना चाहिए। और वो सकारात्मक पहलू ये है, अगर वक्फ वाले आदेश पे आप देखें तो आप पाएंगे कि जो जेपीसी बनी थी, संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, उसमें विपक्ष के सांसदों ने विधेयक में संशोधन करने के लिए जो नोट ऑफ डिसेंट लगाए थे, जो असहमति पत्र दाखिल किए थे, उन असहमति पत्रों को वहीं पर एनडीए के सदस्यों ने और अध्यक्ष ने फाड़ दिया उनके सामने, और उन असहमति पत्रों को जेपीसी की कमेटी की रिपोर्ट में शामिल भी नहीं किया, उनके साथ नत्थी भी नहीं किया गया। और इस तरह किसी भी कमेटी की जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई की जो परंपराएं हैं, स्थापित परंपराएं हैं, जिनका कानूनी रूप भी स्थापित है, उन सबका मजाक उड़ाया गया और सबको ठेंगा दिखाया गया। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने जो सुझाव दिए थे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन विषयों पर पाबंदियां लगाई हैं, भले ही वो पाबंदियां अंतिम नहीं है बल्कि अनंतिम है, वो पाबंदियां दरअसल वही है जो विपक्ष ने सुझाव दिए थे, और जिनको मानने से जगदम्बा पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने काफी भौंडे तरीके से और जिद करके इनकार कर दिया था। तो इससे यह पता लगता है कि अगर कोई सरकार विपक्ष को भी विश्वास में लेकर कोई काम करे, तो जो विधेयक बनेंगे, जो भी किसी भी विषय में जो सुधार होंगे, वो सुधार ज्यादा बेहतर हो सकते हैं और उससे लोकतांत्रिक मूल्यों की ज्यादा रक्षा होगी, वो सुधार ज्यादा टिकाऊ होंगे। सरकार को भी अपने उठाए गए कदमों को वापस नहीं लेना पड़ेगा। हम देख चुके हैं कि किसान विरोधी 3 कानून थे, उन कानूनों को सरकार को 1 साल के लंबे आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर सरकार ने किसी से कोई राय नहीं ली थी। वक्फ पर सरकार ने किसी से कोई राय नहीं ली है। एसआईआर करने से पहले सरकार ने किसी से कोई राय नहीं ली है। बड़े आराम से विपक्ष की राय ली जा सकती थी और विपक्ष अपनी राय दे देता, और विपक्ष को अगर दिखाई पड़ता कि उसकी राय का मान सम्मान किया गया है, उस पर हमदर्दी के साथ विचार किया गया है, उसके कुछ पहलुओं को जोड़ा गया है, कुछ पहलुओं को छोड़ दिया गया है, तो विपक्ष भी इन तमाम बातों इन विधायी कार्यों के खिलाफ नहीं खड़ा होता। लेकिन इस बात की सरकार ने कोई परवाह नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले कम से कम ये जरूर इंगित करते हैं कि सरकार को हर मामले में विपक्ष की राय लेनी चाहिए और उसकी राय पर हमदर्दी से गौर करते हुए उसके महत्वपूर्ण पक्षों को अपने विधायी कार्यों में जोड़ना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ बात वही कह रहा था कि देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भाई शायद जो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो आ रहा है, एसआईआर पे चल रहा है, भाई चुनाव आयोग भी कहने को तो कम से कम एक संवैधानिक संस्था है। अगर वो पहले ही दिन उसका ऑर्डर पास कर दे तो ये लोग कहेंगे देखिए हमारे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट हावी हो रहा है। उन्होंने मौका दिया, सजेशंस दिए, पहले उनको एडवाइस दी,
आखिर में उन्होंने कहा ना कि आपको मानना पड़ेगा। इवन कल जब फैसला लिख रहे थे तब भी चुनाव आयोग के वकील ने खड़े होकर के कहा कि आप उसमें आधार के साथ एक और डॉक्यूमेंट जोड़ दीजिए, एक और कोई दे दे। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ आधार ही मान लिया जाएगा। तो जैसे वक्त में भी जो आखिर में जो ऐतराज थे, जो दिक्कतें थी, अगर वो क्लास हटा दे रहा है तो उसमें बुराई क्या है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हर चीज को खारिज कर दे, क्योंकि हमें वो ठीक नहीं लग रहा है। हमें प्रैक्टिकली ये नहीं देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हमें एटलीस्ट रास्ते दे रहा है, वो जो जिस पे ऐतराज है वो खारिज निकाल दे रहा है उसको। वो नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी बात को मैं अपने लहजे में इस तरह कहता हूं कि हम लोकतंत्र के सारे अंडे सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में नहीं रख सकते। एक दिन वो टोकरी गिर पड़ी अगर कहीं, तो फिर सारे अंडे फूट जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें हमेशा संशोधनकारी उपायों की अपेक्षा करनी चाहिए। इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद हर चीज को जनता के बीच में जाकर पॉलिटिकल एक्शन के जरिए, जन आंदोलन के जरिए, गोलबंदी के जरिए, विपक्ष की राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के जरिए, सरकार पर दबाव पैदा करने के जरिए समस्याओं को प्रोसेस करना चाहिए, संसाधित करना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं आपसे इस बात पर भी सहमत हूं कि पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट आक्रामक तरीके से निकल कर आए और सरकार के सभी विधायी कदमों को खारिज कर दे, ये भी उचित नहीं है। ये साफ दिखाई देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीरता से, इत्मीनान के साथ में सारे मसलों के ऊपर विचार कर रहा है, और विचार करने के बाद में, हर पक्ष देखने के बाद में उसने कोई कदम उठाया है। ये बात सही है। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि चाहे एसआईआर का मसला हो, चाहे वक्फ वाला मसला हो, मुझे ऐसा होते हुए दिखाई नहीं पड़ता। आपका जो आकलन है, मैं उस आकलन से सहमत हूं, मैंने उस आकलन का विरोध नहीं किया है। आपका जो आकलन है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल जो सत्ताधारियों के मिजाज का ख्याल करते हुए उसने कोई बीच का रास्ता निकाला है, तो मैं इस जो सुप्रीम कोर्ट ने तरकीब निकाली है कि सत्ताधारी भी न बिदकें, उनके भी अहंकार को ठेस न लगे, और वो साथ में कुछ अपना काम भी कर गुजरे। इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि अंततः न्याय का पक्ष मजबूत नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, न्याय का पक्ष मजबूत नहीं होगा, और अंत में जो नतीजा निकलेगा उस नतीजे को लेके हम लोग अफसोस करते हुए नजर आएंगे कि भाई ये काम जो है उस तरह नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। जी नहीं, अब सर सत्ताधारी ऐसे आ गए हैं तो कोई करे क्या? क्योंकि सत्ताधारी अमित शाह जी, उन्होंने सर एक जून में एक आदेश निकाला था, आपको याद हो कि सन 1974 के बाद जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, उन सबकी फाइलें खोली जाए, उन सबकी जांच हो, उसके पीछे कौन कौन से लोग थे, क्या क्या बदमाशियां कौन कर रहे थे, उसकी भी सर एक उन्होंने जांच शुरू करा दी। इसके बारे में आप क्या मानते हैं, ये क्यों कर रहे हैं अमित शाह जी अचानक से? देखिए, जुलाई में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में अमित शाह ने, जो पुलिस का ब्यूरो है इस प्रकार की जांच पड़ताल करने वाला, रपटे बनाने वाला, उसको उन्होंने आदेश दिया कि 1974 के बाद जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उन सबकी फाइलें खोली जाएं, तमाम तथ्य जमा किए जाएं, और एक तो ये पता लगाया जाए कि उनकी फंडिंग कैसे हुई। पहली बात तो पता लगाने की कोशिश। दूसरी बात लगाने की इनके पीछे छिपे हुए खिलाड़ी कौन से थे। मतलब इस तरह की बातें आदेश में दी। उसमें कुछ इस तरह की बातें भी थी कि धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो भगदड़ मचती है, उन भगदड़ों को नियंत्रित न मचे, इसलिए कुछ एसओपी, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विकसित किए जाएं। ये सब बातें भी उसके अंदर थी। लेकिन जैसे ही ये नेपाल की घटना हुई और सरकार में इस घटना को लेकर बेचैनियां पैदा हुई, वैसे तो अमित शाह ने आदेश दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो आदेश ऐसे ही ढीले ढाले तरीके से ही उस पर अमल किया जा रहा था। कोई उसके पीछे तत्परता नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत अलर्ट हो गए, मतलब उस आदेश का पालन किया जा रहा हो। इसलिए मुझे लगता है कि नेपाल की घटना के बाद सरकार ने फिर से अपने उस पुलिस ब्यूरो के पेच कसे, उसके स्क्रू कसे, और उससे कहा कि आप जरा फटाफट ये काम शुरू कीजिए। तो उन्होंने टीम बनानी शुरू की, उसके लिए टीम बनाई, और राज्यों से तमाम आंदोलनों की जो 1974 के बाद हुए उसकी फाइलें मंगवानी उन्होंने शुरू कर दी। अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं, वो उनका अगर पुरानी फाइलें खुलवाने का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। पता नहीं कौन कौन सी पुरानी फाइलें वो खुलवा चुके हैं, उसकी पूरी लिस्ट है उन पुरानी फाइलों की, और हर एक के पीछे कोई ना कोई उनका एक मकसद है। वो उन मकसदों का अभी तक कोई पता नहीं चला।
दूसरे, इस सरकार का एक जो सीक्रेटिव, एक मतलब एक गोपनीयता को बहुत प्रेम करने वाला जो किरदार है, इसके ऊपर भी हम लोगों को गौर करना चाहिए। जैसे कि वंतारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसमें सरकारी वकील ने कहा है कि कृपा करके उस रिपोर्ट को सार्वजनिक मत कीजिए। अरे भाई, जिस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, जिस रिपोर्ट के आधार पर वो डांट लगा रहा है कि इस तरह की याचिकाएं दोबारा न की जाएं, ये देश को ये बदनामी, जानबूझ के फैलाई गई बदनामी है वगैरह इस प्रकार की, तो उस पर सरकार क्यों कह रही है कि भाई इसको सीक्रेट रखा जाए? भाई आखिरकार सरकार ने तो वो एसआईटी नहीं गठित करवाई थी, वो तो याचिकाकर्ताओं की अपील पे एसआईटी गठित हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई है, वो सरकार को डांट तो लगाई नहीं थी, सरकार ने तो याचिकाकर्ताओं की तरफ डांट लगाई थी उन्होंने। तो क्या याचिकाकर्ता सरकार से जुड़े हुए थे? क्या अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो ये पता लग जाएगा कि याचिकाकर्ताओं के और सरकार के बीच में संबंध थे? भाई ये चीज देखने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के जो उत्तराधिकारी हैं, अनंत अंबानी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वंतारा में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया कि वो आके उसका उद्घाटन करें। ये सारी कार्रवाइयां हुई। फिर उसके ऊपर एक याचिका दायर की गई, याचिका के ऊपर एसआईटी गठित हो गई और उसके ऊपर विचार होने लगा। फटाफट उसके ऊपर फैसला भी आ गया, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा उसके ऊपर फैसला आने में। अब उसके ऊपर सरकार क्यों कह रही है कि इस रिपोर्ट को गुप्त रखा जाए? इसका मतलब है जरूर कुछ दाल में काला है, कोई ऐसी छिपी हुई बात है, इसको सरकार उजागर नहीं करना चाहती। आप इधर ये तीनों फैसले आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के, ये तीनों ही फैसले इस सरकार के कामकाज करने का तरीका है, उसके ऊपर एक तरह से इनके अंदर एक कठोर टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। लेकिन इन कठोर टिप्पणियों से सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार तो अपने हलफनामे को भी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपती है। पहले ऐसा अपवाद स्वरूप होता था, अब तो ये नित्य प्रत्य का रवैया बन गया कि सरकार को हलफनामा देना है तो वो सरकारी वकील आता है, सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल जो भी हो, वो सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को पेश करते हैं। और कोर्ट कहता है भाई कोर्ट ने कई बार कोर्ट पूछता भी है कि आप सीलबंद लिफाफे में क्यों लाए भाई इसको। लेकिन है मतलब हर चीज को किस तरीके से गोपनीय रखा जाए, लोगों को बताया ना जाए। अब अमित शाह ने अगर इसके ऊपर आप आरटीआई डालें कि अमित शाह ने आज तक कितनी पुरानी फाइलें खुलवाई हैं, तो आप पाएंगे उन आरटीआई को जवाब देने में बहुत बड़ा हीला वाला होगा। अब आप इसी में देखिए, जो जांच पड़ताल करने के लिए कहा है आंदोलनों की, उसमें 1974 की कट ऑफ डेट क्यों रखी गई? क्या ये विचारणीय सवाल है कि नहीं? मेरा मानना ये है, अब हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं क्योंकि तथ्य तो हमारे पास होते नहीं है। तो इसलिए रखी गई कि 1974 में जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, जो इंदिरा गांधी को अपदस्थ करने के लिए, इंदिरा गांधी मानती थी कि उन्हें अपदस्थ करने के लिए चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधिकारिक रूप से हिस्सा ले रहा था। नानाजी देशमुख सब उसके लोग उसमें शामिल थे। और भारतीय जनता पार्टी का तत्कालीन संस्करण जनसंघ भी उसके अंदर खुलकर हिस्सा ले रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी सब उसके सदस्य थे उसके। अच्छा, अब अगर 1974 के उस आंदोलन की भी फाइलें खुलवाई जाएंगी, उसमें शासन था इंदिरा गांधी का, तो हो सकता है उन फाइलों में सीआईडी ने या आईबी ने या किसी सुरक्षा एजेंसी ने उस आंदोलन के खिलाफ कोई टिप्पणी की हो, क्योंकि इंदिरा गांधी तो मानती नहीं कि इस आंदोलन के पीछे कुछ गड़बड़ है। इसके जो तार हैं वो कहीं एक कुछ मतलब इस तरह की जगहों से जुड़े हुए हैं जो नहीं जुड़े होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए उन फाइलों में वो बात निकल आती, तो फिर जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भागीदारी थी, उस भागीदारी पे भी सवालिया निशान लग जाता। इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने उसकी जो कट ऑफ डेट थी वो 1974 कर दी। अच्छा, अब आप देखिए 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया। शुरू में तो विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियां थी, धीरे धीरे उसने जोर पकड़ा। भाजपा पहले देखती रही सावधानी पूर्वक, फिर वो रणनीतिक रूप से उस आंदोलन में कूद पड़ी और फिर उस आंदोलन ने एक जबरदस्त रूप से हिंसक और अराजक रूप ले लिया। अडवाणी की रथ यात्रा हुई, कार सेवक जो है नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह, टिड्डी दल की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर टूट पड़े और एक बार गोली खाई उन्होंने और दूसरी बार उन्होंने 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दी उन्होंने।
अच्छा, ये देश का सर्वाधिक हिंसक, सांप्रदायिकता भड़काने वाला और अराजकता फैलाने वाला आंदोलन था, जिसने न सुप्रीम कोर्ट की कभी मानी, न किसी हाई कोर्ट की मानी, न किसी सरकार की मानी, संविधान सम्मत तरीके से चुनी, किसी की किसी बात को नहीं माना। उन्होंने जो मन में आया उन लोगों ने किया। क्या अराजकता थी उन दिनों। मैं तो उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में काम करता था, तो हम लोग रात दिन इस तरह की खबरों से दो चार होते रहते थे कि क्या गजब उस वक्त जो है वो अराजकता फैलाई इन लोगों ने देश में। क्या सवाल ये है, क्या जो पुलिस का ब्यूरो है अपनी जांच के दायरे में राम जन्मभूमि आंदोलन को भी लेगा, या राम जन्मभूमि आंदोलन उस जांच के दायरे से बाहर रख दिया जाएगा, क्योंकि तो 1974 के बाद हुआ आंदोलन है। वो तो सिलेक्टिवली जाओ, जो मर्जी हो बाहर लाएंगे, जो मर्जी हो दबा देंगे। मन में कोई करे, वो जो मन में आया करेंगे उसमें। तो खैर, मेरा सर कहना ये कि अभी इस समय सर मैं जो देख रहा हूँ, सरकार एक तरफ ये इस सब चीजों की फायर फाइटिंग में लगी हुई है। हाँ। और शायद अब मोदी जी के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो लोगों के मन में एक घुसपैठिया वाला एक नैरेटिव लाना चाह रहे हैं, या शायद उनके मन में, जनता के मन में एक प्लॉजिबल डाउट डालना चाहते हैं कि नहीं इनकी वजह से ही हमारी सीटें कम हुई, और ये लोग जो है यही वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, और खास करके बिहार और बंगाल के एक और बात है ज्ञानेश जी, आप सरकार किस बात से डरी हुई है। सरकार भी इस बात को जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोई नेपाल की तरह छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है, न श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह वन सेक्टर इकोनॉमी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र अगर गड़बड़ करता है, दूसरा क्षेत्र उससे अच्छा प्रदर्शन करके सुधार लेता है। तो अभी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होने वाली। लेकिन अमित शाह को और उनके रणनीतिकारों को ये जरूर लग रहा है कि मान लीजिए किसी वजह पे बेरोजगारों की, या कोई पेपर लीक हो गया, किसी बात पे नाराज नौजवानों की, एक 20-25 हजार नौजवानों की, 50 हजार नौजवानों की भीड़ दिल्ली में इकट्ठी हो गई, या किसी जयपुर, भोपाल या लखनऊ में किसी राजधानी में जमा हो गई, और उसमें प्रशासन द्वारा उससे निपटने में कुछ गलती कर दी गई, या कुछ आक्रामक रवैया प्रशासन ने स्थानीय तौर पर अपना लिया, उससे उस भीड़ को मिल गया मान लीजिए कोई ट्रिगर पॉइंट, गुस्से में आकर वो नौजवान जो है विधानसभा और लोकसभा की तरफ दौड़ पड़े। अच्छा, उनको रोकने के लिए भयंकर रूप से लाठीचार्ज करना पड़ेगा, या गोली चलानी पड़ेगी, आंसू गैस छोड़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कोई अनहोनी हो सकती है, एक बड़ी घटना हो सकती है, और उसका ठीकरा सरकार के दरवाजे फूटेगा, और जो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है उसको एक तीखापन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत डरे हुए हैं अंदर। ये भी एक बहुत बड़े ये वो मानते हैं कि कहीं भी इस तरह की घटना हो सकती है। अब आपने बात बताई घुसपैठिए वाली, अमित शाह भी बिहार गए थे, वहां घुसपैठिया करके आए, फिर नरेंद्र मोदी गए घुसपैठिया करके आए। अभी तक तो चुनाव आयोग ने कौन घुसपैठिया है बताया नहीं। चुनाव आयोग ने अभी तक तो बताया नहीं कोई घुसपैठिया है क्या, एसआईआर में कोई घुसपैठिया निकला है। अच्छा, अब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पता लग गई है कि घुसपैठिया अभी तक तो निकला नहीं कोई, तो उन्होंने घुसपैठिया शब्द बोलना छोड़ दिया है। अब वो कहने लगे हैं इल्लीगल। अच्छा, इल्लीगलिटी और इन्फिल्ट्रेशन ये दोनों चीजें मिलती भी हैं और अलग अलग भी हैं। इन्फिल्ट्रेशन इल्लीगल होता है, लेकिन हर चीज इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। हर इन्फिल्ट्रेशन इल्लीगल होता है, लेकिन हर इल्लीगल चीज इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, घुसपैठ नहीं होती। तो अब उन्होंने क्या ऐसा मान लीजिए एक व्यक्ति के 3 बार नाम मिल गए, 2 बार नाम मिल गए, तो उसको 2 बार नाम मिलना इल्लीगल है। तो अब वो इल्लीगल कहने लगे हैं। अब उन्होंने घुसपैठिया शब्द छोड़ दिया, क्योंकि घुसपैठिया अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, पता नहीं निकले कि नहीं निकले। तो इस प्रकार की तमाम क्षुद्र किस्म की, घटिया किस्म की चालाकियां ये लोग करते रहते हैं अपना नैरेटिव चलाने के लिए। और चूंकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इनसे पलट के सवाल नहीं पूछता, भाई मीडिया पूछता कि अभी तक तो आप घुसपैठिया कह रहे थे, अब आप इल्लीगल क्यों कहने लगे। इल्लीगलिटी की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। आप धारा 44 तोड़ते हैं, जो कि एक तरह का सांकेतिक कदम होता है, वो भी इल्लीगल होता है। आप मर्डर करते हैं, वो भी इल्लीगल होता है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जी, मैं सर कह रहा था कि शायद भारत सरकार या जो भी सत्ता में बैठा हो, और अगर वो परफॉर्म ना कर रहा हो बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, तो शायद उसका हम जितना समझते हैं उससे ज्यादा डर लगता होगा। क्योंकि नेपाल में या बांग्लादेश में एक विद्रोह होना, और शायद हमारे यहाँ तो उस टाइप के भले लोगों को लगे कि नहीं होगा, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि शायद अगर यहाँ विद्रोह होगा तो 35 नेपाल जल रहे होंगे। तो 35 पूरे देश में यहाँ पे आग लगने की जरूरत नहीं। वैश्विक ऐसा लगेगा सारी दुनिया में प्रलय हो गई है, ऐसा हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे अगर सिर्फ 4 स्टेट घेर लेंगे दिल्ली को, तो उतने में ही बहुत बड़ी प्रलय आएगी यहाँ पे। और आप देखिए कि एक अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन, किसान आंदोलन चला, जहाँ पे वेस्टर्न यूपी के थोड़े किसान, हरियाणा के थोड़े से और पंजाब के किसान
जुटे थे और सरकार हिल गई थी और वापस लिया बिल उन्होंने। तो इसलिए इनको ये डर तो होता ही होगा कि अगर कहीं उत्तर प्रदेश के ही युवा जाग गए या किसान जाग गए या कोई भी एक वर्ग जाग गया और 4-5, क्योंकि ये चीजें कंटेजियस होती हैं, एक जगह चलेगी दूसरी जगह फैलेगी और नाराजगी है, उन्हें भी पता है, उन्हें आप हमसे आपसे ज्यादा पता होगा। शायद इसलिए अमित शाह जी को डर लगता होगा कि इसको जितना सप्रेस कर सकते हो करें। मैं सर जो नैरेटिव घुसपैठिया वाला कह रहा था कि एक शायद मोदी जी ये बार बार ये लोग इसलिए कहते घुसपैठिया या इलीगल कि इनको लगता है कि ये प्लॉजिबल डाउट डाला जाए लोगों के मन में कि हमारी सीटें कम क्यों हुई और ये लोग कांग्रेस वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं इन घुसपैठियों को बचाने के लिए। वहीं तरफ सर एक दूसरा राहुल गांधी भी एक प्लॉजिबल डाउट डाल रहे हैं मन में कि नहीं ये वोट चोरी के दम पे वहां कुर्सी बैठे हुए हैं, अगर ये नहीं होते 20 सीटें 30 सीटें कम हो जाती तो ये प्रधानमंत्री नहीं होते। ये सर जो दो नैरेटिव चल रहे हैं इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, कौन ज्यादा सफल हो रहा है? राहुल गांधी उस नैरेटिव को पुश करने में सफल हो पा रहे हैं तो दोनों लोग डाउट डाल रहे हैं दिमाग में मन देखिए, के, एक सरकार जो घुसपैठियों के नैरेटिव जरिए और एक वोट चोरी के जरिए। मैं समझ गया आपकी बात ज्ञाने जी। सरकार जो कहानी सुना रही है लोगों को, घुसपैठिए वाली कहानी सुना रही है, वो दरअसल मीडिया मंचों पर सरकार का जो कब्जा है उसके जरिए वो कहानी बना रही है। वो जनता के बीच में नहीं है। सरकार और उसके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कोई जनता के बीच में उतरी हुई नहीं है। जिस तरह राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक, भाजपा के सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में उतरे हुए थे। वो बड़ा जबरदस्त तरह से उन्होंने जनता के बड़े हिस्सों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किए थे। उन्होंने तरह तरह की युक्तियां अपनाई थी, बड़ी मेहनत की थी उन लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं। वो मेहनत उनकी कम से कम 15 साल चली उनकी। लेकिन राहुल गांधी जो कहानी सुनाना चाहते हैं देश को, वोट चोरी वाली, राहुल गांधी का जो नैरेटिव है वो उस नैरेटिव को जनता के बीच में उतारने के लिए उन्होंने मेहनत की है। मतलब कम से कम शुरुआती तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका उनको लाभ भी हो रहा है। अब बिहार में ये चीज उन्होंने एक बड़ी यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की। अब उन्होंने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश में जाएंगे। अभी तारीख वगैरह उसके पूरे कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। दरअसल वोट चोरी वाले नारे की बहुत बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली। बिहार में तो असल में चुनाव बिल्कुल सिर पे था, तो वहां पे एसआईआर को लेकर काफी बेचैनियां थी लोगों में। इसकी वजह से एक दूसरा माहौल था वहां पर, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी को जो ट्रैक्शन प्राप्त हुआ उसमें इसकी भी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश में तो अभी निर्वाचन दूर है, वहां अभी एसआईआर उत्तर प्रदेश में घोषित भी नहीं हुई है, वो वाली पृष्ठभूमि भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के जो घटक, समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो और कांग्रेस, इन लोगों ने मिलकर अगर बिहार जैसा 75% भी समा बांध पाया वहां पर, और जिस चीज को राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, वो अगर उन्होंने कोई प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में या कहीं और के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में कहीं फोड़ फाड़ दिया उन्होंने, और उसके तथ्य वगैरह उसी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके देश के सामने रखे, और वो उसी तरीके से चुनाव आयोग को अकाट्य तथ्य लगे, तब फिर दिखाई पड़ेगा कि ये दरअसल जो वोट चोरी वाला मसला है वो किस तरीके से गेम चेंजर हो रहा है। बिहार में लगातार इसमें गेम चेंजर होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश बताएगा कि ये वास्तव में ठीक लगा था या नहीं ठीक लगा था। नहीं सर, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे आप ऊपर से देखें तो शायद बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की बहुत चर्चा है और एसआईआर को लेकर थोड़ी परेशानियां भी हैं, नाराजगियां भी हैं। इवन एनडीए के सहयोगी दलों में भी थोड़ी अकुलाहट है कि क्यों किया, इतनी जल्दी में नहीं, थोड़ा समय देना चाहिए था। लेकिन आप सर जब किसी से बात करिए तो लोग इसमें एक संशय करते हैं कि तो नहीं भाजपा वाले हो सकता है निकाल ले जाएं, बहुत सब फिक्सिंग कर रहे हैं। ये सर जो एक डाउट लोगों के मन में है, क्या श्योर शॉट कहा जा सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे और जो भी जीत हार होगी वो क्लियर कट वोट सही होगी? नहीं, जो एनडीए के लोग हैं बिहार में, उनको इसी बात की थोड़ी सी मन में उनकी कसक है। उनका कहना यह है कि पहली बात तो यह है कि सरकार को एसआईआर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनमें से कई लोग मानते हैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मानते हैं कि हमने चुनाव जीतने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था और हम चुनाव जीत सकते थे। ये अब एसआईआर करने से क्या हुआ कि अगर हम हार गए तो विपक्ष का ये आरोप साबित हो जाएगा कि हम बदमाशी कर रहे थे, और अगर हम जीत गए तब भी ये बात कहने को होगी कि हमने जो वोट चोरी हो रही थी, एसआईआर वगैरह की गई, उसमें हथकंडेबाजी की गई, उसके लिए हम जीते, उसकी वजह जीते। तो इस तरह से विपक्ष के दोनों हाथों में लड्डू हो गए इससे।
विपक्ष अपनी अपनी हार का बचाव भी इसके जरिए करने की कोशिश करेगा, और जीत गया तो जीत ही गया, फिर तो कहना ही क्या उसके। तो ये एक काफी इन लोगों को ये असहज है एसआईआर के प्रति। एसआईआर का बचाव करना उन्हें पड़ रहा है और वो बचाव करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो भी साठगांठ हुई, और उस साठगांठ के परिणाम स्वरूप बिहार में जो एसआईआर की गई, उससे बिहार भाजपा के लोग और एनडीए के लोग उससे सहज नहीं है। उनको लगता है कि इसकी अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सब बाद में करना चाहिए था चुनाव के। अच्छा, अब ये तो एक ऐसी स्थिति है जो कई तरीके से, जब भी मैं अपने मित्रों से वहां बात करता हूं और पत्रकार लोगों से बात करता हूं, आप लेखों वगैरह को देखिए जो बिहार के बारे में लिखे जाते हैं, उन सब में नीरजा चौधरी ने ये ऑब्जर्वेशन किया है जो मैंने अभी आपके सामने रखा, जो बहुत गंभीर पत्रकार मैं उनको मानता हूं, और वो किसी भी तरफ नहीं होती हैं, जो कि वो अपनी तरह से निष्पक्षपाती कहती हैं। तो अब ये देखना यह है कि ये एसआईआर दरअसल क्या गुल खिलाती है। इसने कम से कम एक ऐसा माहौल बना दिया है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है या नहीं है, इसके ऊपर एक काला साया तो मंडराने लगा है। अब बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या उसका नतीजा निकलता है, किस तरफ पानी मरता है, पलड़ा किधर झुकता है, इसके बारे में कुछ भी अभी कहना बहुत मुश्किल है। जी, तो सर आज के लिए सर समय इतना ही था, और उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि हम शायद एक देश के बारे में एक परिदृश्य अपना पेश कर पाए होंगे। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।